नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। हमारी पॉलिटी का जो मैंने बताया आपके लिए क्रैश कोर्स कम फुल कोर्स, जिसमें मैं आपको इनिशियली गारंटी दे चुका हूँ कि ज़्यादातर जो सवाल हैं इसी में से मिल जाएगा। तो उसके हम पार्ट 2 पे आ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने सबसे पहले परिचय एवं प्रस्तावना देख लिया था। देन हमने स्रोत एवं संविधान कैसे बना था, संविधान बनने का पूरा इतिहास 1773 से लेकर 1935 और संविधान सभा के बारे में हमने बात की थी। ठीक है। एंड देन संविधान का ढांचा हमने देख लिया था। बेसिक स्ट्रक्चर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में थोड़ी सी बात की थी। विशेषताएं हमने फीचर्स देखे थे हमारे संविधान की। सुप्रीम लॉ है और ये 3 तरीके से जो है वो प्रमुख ढांचे बनाता है। सरकार कैसे चलेगी, लोगों के मूल अधिकार क्या होंगे, उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करेंगी, और फिर हमने उसके 22 भाग, वर्तमान में 25 हैं तो दिखाने के लिए 22, उसके अंदर सब में 25, तो 25 भागों को पूरा देखा। 12 अनुसूचियों को याद किया। स्पोर्ट सूची वाला मैंने आपको बताया था। स्पोर्ट सूची भाषाओं के आधार पर संपत्ति को दल बदल के आधार पर नगर पालिका, पंचायत एवं नगर पालिकाओं को दे दिया जाएगा। तो ये अनुसूचियाँ मैंने आपको याद कराई थी। 12 अनुसूचियाँ प्रॉपर वे में आपको याद कराई थी। एंड देन फिर उसके अलावा परिशिष्ट, जिनको याद करने की ज़रूरत थी नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बात की थी अनुच्छेद। जो भी सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जितने भी, वो मैंने आपको पार्ट वाइज आपको बता दिए थे। मूल ढांचा दिखाया था। उसके अलावा हमने ये ट्रिक्स एंड ट्रिप्स भी हमने देखी थी। अब पार्ट 2 में हम जो बात करेंगे वो थोड़ा सा हम क्या इतिहास को लेके चलेंगे। बस थोड़ी देर के लिए मैं स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख तिथियां जो हैं उनको बताऊंगा ओवरव्यू के लिए। बाकी अपना हिस्ट्री का एक यूट्यूब पे वीडियो तो है ही जिसपे 30 लाख प्लस व्यूज हैं और जो स्टूडेंट हैं उनके बहुत अच्छे रेस्पॉन्स भी हैं। लेकिन दोबारा से भी मैं क्रैश कोर्स नए वे में, अपडेटेड वे में, और जिसमें 80 से 90% सवाल की गारंटी दूंगा, तो वो बहुत जल्दी आपके लिए अपडेट किया जाएगा। ओके। अब इसमें संविधान के भाग थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करेंगे। शुरू अपना मेन काम इसमें क्या है? पार्ट 1 को देखना, पार्ट 2 को देखना, पार्ट 3 को देखना, पार्ट 4 और 4A को देखना। ये शुरू के जो मेन मेन भाग हैं, जिनके अंदर पहले पार्ट में संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में बात की गई, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात की गई। पार्ट 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप, कौन कौन लोगों को नागरिकता मिल सकती है। सवाल बहुत कम बनते हैं तो थोड़ा सा ओवरव्यू में देख सकते हैं उस चीज़ को। पार्ट 3 में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। पार्ट 3 डीपीएसपी के बारे में बात करता है। सो लेट स्टार्ट विद इनिशियल। कुछ डेट्स के बारे में बात करेंगे। देखो, आपको पता ही है, वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आपने क्रैश कोर्स देखा हुआ है तो आपको पता ही होगा कि किस किस तरीके से भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया था। तो वैसे तो स्वतंत्रता सेनानियों ने 1857 में पूरा दमखम लगाया था, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पहली बार जो शुरुआत होती है वो आईएनसी यानी कांग्रेस की स्थापना के साथ शुरुआत होती है। तो कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ए हुम के द्वारा स्थापना की गई और पहले अध्यक्ष कौन रहे? ए ओ हुम के द्वारा स्थापना करने के बाद में पहले अध्यक्ष हुए डब्ल्यू सी बनर्जी। ओके। ये कब हुई? 1885 में, दिसंबर के महीने में। ओके। देन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था। उस विभाजन के विरोध में लोगों ने, बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। और फिर 1907 में कांग्रेस का भी विभाजन हो गया था, जिसे हम सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं, सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। वैसे एक स्ट्रिक्ट रेस कोर्स का है, बट ओवरव्यू में यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। उसके बाद 1915 में गांधी जी भारत आए थे, अफ्रीका गए थे 1893 के आसपास में। फिर वहाँ मुकदमे लड़ रहे थे। कंटिन्यूसली आने का प्लान तो पहले ही था, लेकिन उनके साथ में ऐसे ही घटना हो गई एक रेलवे स्टेशन पे, तो उनको जो है वो बोगी से निकाल के फेंक दिया गया। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे रह के मैं, साउथ अफ्रीका में रह के, यहाँ जो भारतीय लोग मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए मैं लड़ूंगा। तो 20 साल वहाँ रहे थे और वहाँ पे उन्होंने अंग्रेज़ों के नाकों चने चबा दिए थे और पूरे तरीके से वो अपना सत्याग्रह का और बाकी जो प्रयोग थे उनको अच्छे तरीके से कर चुके थे। फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पे गांधी जी भारत आए और भारत आने के बाद में 1915 में भी 9 जनवरी को, ठीक है, उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ओके। तो जब गांधी जी भारत आए तो उसके बाद में उन्होंने 2 साल तक तो भारत को घूमने की पूरा भारत भ्रमण किया, क्योंकि भारत की परिस्थितियाँ अलग थी। फिर उसके बाद में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास में गांधी आश्रम बना लिया था साबरमती नदी के किनारे।
तो उनके जो शुरुआती 4-5 आंदोलन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो ध्यान रख लेना। सबसे पहला जो उनका आंदोलन था चंपारण का आंदोलन 1917 में बिहार में हुआ था। 3 कटिया पद्धति थी और उसमें बिहार के चंपारण के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी और उनको उसका दाम भी प्रॉपर नहीं मिलता था। इसलिए चंपारण आंदोलन में पहली बार गांधी जी गए और वहाँ पे उन्होंने अपना सफल प्रयोग किया और अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा। तो पहला उनका आंदोलन जो रहा चंपारण में। उसके बाद में अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, फिर उसके बाद में असहयोग आंदोलन 1920 में। ये खिलाफत आंदोलन के साथ में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। एंड देन सब नवज्ञ आंदोलन 1930 में। बीच में कुछ समय के लिए गांधी जी जेल में भी थे। उसके अलावा वो सीधी सी सिद्धांत था उनका कि आंदोलन करो, फिर क्रिएटिव काम करने लग जाओ, थोड़ा सा विराम करो और कुछ रचनात्मक कार्य करने लग जाओ। फिर जैसे ही लगे कि हाँ अब लोग फिर से दोबारा जुड़ने लग गए, एनर्जी आ गई है, तो फिर से दोबारा से आंदोलन कर दो। तो 5-6 साल का गैप रहा जिसमें वो रचनात्मक कार्य करने लगे रहे थे। जैसे कि अहमदाबाद आश्रम के अंतर्गत ही उन्होंने बहुत सारी जो क्रिएटिविटी वाली चीज़ थी, जाति प्रथा उन्मूलन पे काम किया था, अपनी पत्रिका निकालते थे, महिलाओं के विकास के लिए, हरिजन समाज के उत्थान के लिए काम करते थे। तो वो क्रिएटिव काम करने लगे रहते थे। तो ये 1930 में सबना अवज्ञा आंदोलन रहा जिसे डंडी मार्च के नाम से शुरुआत होता है। ठीक है, 6 अप्रैल से शुरू होता है, 6 मार्च से शुरू होता है। ओके। एंड देन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये अंतिम था कि करो या मरो का नारा देके गांधी जी ने बोल दिया कि ठीक है अब फाइनल है। उसमें तो थोड़ा बहुत अहिंसा भी हुई थी। ओके, तो ये गांधी जी के प्रमुख आंदोलन है। देन 1916 में कांग्रेस को जो है वो पुनः एकीकरण कर लिया गया, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्य भूमिका जो निभाई थी एनी बेसेंट के द्वारा निभाई गई थी। तो लखनऊ पैक्ट, ठीक है। और उसी समय होम रूल लीग की भी शुरुआत हो चुकी थी। बाल गंगाधर तिलक जी जो है वो बॉम्बे में इसकी शुरुआत कर रहे थे, एनी बेसेंट जी साउथ में इसकी शुरुआत कर रही थी। ओके। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आया था जिसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में, वहाँ पे जो है वो लोग इकट्ठे हुए थे। तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अभी कुछ समय पहले मूवी आई थी सरदार उधम सिंह, उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो 20-30 मिनट के सीन हैं इससे रिलेटेड, बहुत क्रूर हत्याकांड था तो उसको दर्शाया गया। 1927 में साइमन कमीशन आया था जिसका विरोध किया गया था, गो साइमन बैक, गो साइमन बैक। ठीक है, बढ़िया इतिहास का जो पॉइंट है वो इतिहास में अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पे तो मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको संविधान सभा वाली कहानी दोबारा से याद हो जाए। 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज सेशन हुआ और उसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग करके झंडा फहरा दिया गया रावी नदी के किनारे। 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन पैक्ट हुआ था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। तो कुछ समय बाद में जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसके कुछ समय बाद में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था गांधी अम्बेडकर। अब देखो इसमें बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में, सर भगत सिंह को फांसी भी गांधी जी बचा सकते थे। तो ये पॉलिटी की क्लास है, पॉलिटी की क्लास रहने देते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स होगा तब उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लूँगा। ये तो मैं आपको रिवाइज कराने के लिए करा रहा हूँ ओनली। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था जिसमें पहली बार मान लिया गया था कि हम संविधान सभा बनवा देंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1940 में। फिर कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव फाइनली आया कि हम इस तरीके से प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव करवाएंगे और उन चुनावों के आधार पे ही हम संविधान सभा का गठन करेंगे, जो 2 सितंबर 1940 को गठित हुई थी। उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। उससे पहले कौन थे? ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली से पहले थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। और ये जो कैबिनेट मिशन आया था तो मतलब वहाँ की ब्रिटेन की जो कैबिनेट संसद थी उसमें एक कैबिनेट मंत्रालय में से 3 लोगों को भेजा था गया था। 3 लोग कौन कौन से थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। और भारत के गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड बॉवेल थे। ओके। उसके बाद में कुछ समय के लिए जब सत्ता हस्तांतरण करना था तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया था। तो 2 सितंबर 1940 को संविधान सभा का गठन हुआ और उसी समय पे अंतरिम सरकार का भी गठन कर दिया गया। अंतरिम सरकार मतलब जब अंग्रेज जाने वाले हैं तो उससे पहले जो संविधान सभा का गठन होगा और हस्ता का जो अपनी सत्ता है उसका हस्तांतरण होगा, तो उस समय तक के लिए कौन सरकार चलाएगा, तो वो अंतिम सरकार कहलाती है। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ था जिसके तहत बोल दिया गया था कि हम जो है वो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर देंगे। और उस समय ये भी कंडीशन थी कि भारत में कोई रहना चाहे, मतलब जिनके लिए 3 भाग बनाए थे उन्होंने, एक तो भारत बनेगा, एक पाकिस्तान और एक प्रिंसली स्टेट्स जो है वो स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन सरदार पटेल की जो रणनीति थी उनके कारण सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंतर्गत मिला लिया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत किया गया था।
26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत किया गया था और राष्ट्रीय कानून दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो चुका था। बन के कब कंप्लीट हो चुका है? 26 नवंबर 1949 को। ओके, ये सारे पार्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हुए ही हैं। पार्ट 1 के अंतर्गत मैंने आपको बताया हुआ है कि 22 भाग हैं, वो सब ठीक है, याद करा दिया है मैंने। शुरू कर देते हैं हमारा पहला वाला जो भाग है उससे, बट यहाँ पे मैंने आई थिंक वो डाले हुए नहीं है। ओके, मूल अधिकारों से ही शुरू किया हुआ है। थोड़ा सा ओवरव्यू में मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला भाग जो है वो है अपना भारत का जो क्षेत्र है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, उसमें 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक है। और दूसरा है अपना सिटीजनशिप से रिलेटेड, नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो शुरुआत में 5वें में कि हम जब शुरू करेंगे 1947 में, तब कौन कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, और उसके बाद के लिए उन्होंने बोल दिया कि संसद जो है वो कानून बना सकती है। तो इन दो में तो कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, जो मैंने वहाँ शुरुआत में बताए हुए हैं आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 3 वही देख लेना, उसके अलावा कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब हम देखते हैं अपना पार्ट 3 जो होता है अपना फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार या मूल अधिकार जिसे बोलते हैं। अच्छा, मूल अधिकार पे जाने से पहले हम मूल अधिकार और कुछ आप शब्द सुनते होंगे, मूल अधिकार और उसके अलावा आपने सुना होगा मानव अधिकार, इनमें क्या अंतर होता है ये हम देख लेते हैं। मूल अधिकारों को समझने से पहले थोड़ा सा अधिकारों से रिलेटेड कुछ शब्द आपने सुने होंगे कि ये मूल अधिकार है या मानव अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है, इस तरीके के कुछ अधिकार होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देखो, मानव अधिकार, आपके मानव पैदा होते ही वो अधिकार जरूरी होते हैं, ठीक है, उसमें आप कहीं भी किसी भी देश में रहो वो आपके अधिकार हैं। जीवन जीने का अधिकार आपका मानव अधिकार है, आपको कोई भी विदेश कोई भी नहीं छीनना चाहेगा उस चीज़ को, ठीक है, तो वो मानव अधिकार होते हैं। तो उसके लिए मानव अधिकार के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन किया गया था 1948 में। वो मानव के अधिकार हैं, पूरे विश्व में सबके लिए एक जैसे होने ही चाहिए मानव अधिकार। कोई भी कैसा भी देश हो, कम से कम मानव को ये तो मिनिमम अधिकार होने चाहिए। ओके, फिर फंडामेंटल अधिकार, मूलभूत अमौलिक अधिकार, तो ये राज्य द्वारा नागरिकों एवं व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। अब नागरिक कौन हुए? नागरिक उस देश के नागरिक हुए, और व्यक्ति बाहर के भी व्यक्ति आ सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन रहती है कि कुछ मौलिक अधिकार जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए होते हैं, बाकी तो भारतीय नागरिक और कोई विदेशी व्यक्ति होगा उसके लिए भी अवेलेबल होते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो मूल अधिकारों का संविधान में वर्णन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच में लिखा हुआ है, तो वो मूल अधिकार है। मानव अधिकार कौन से हैं? वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति के मानव होने के नाते ही आवश्यक होते हैं, ठीक है, मानवीय जीवन, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वो जरूरी होती है। व्यक्ति द्वारा उनका दावा किया जा सकता है हर कंडीशन में, भले ही राज्य मान्यता दे या ना दे, तो वो होते हैं मानव अधिकार। ओके, मूल अधिकार संविधान में लिखे हुए होते हैं और राज्य और नागरिकों के लिए दिए जाते हैं, और इनके मूल अधिकारों के आधार पर मानव अपना विकास करता है, डेवलपमेंट करता है और आगे बढ़ता है। इन मूल अधिकारों के आधार पे अगर आपको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, अगर आपको धर्म का अधिकार नहीं मिलेगा, आपको बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, अपने सोचने की शक्ति का विकास नहीं कर पाओगे। तो मूल अधिकार मनुष्य के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। एंड देन संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार का मतलब है कि संविधान के अंतर्गत लिखे हुए हैं, लेकिन वो भाग 3 में नहीं लिखे हुए हैं। भाग 3 में जो है वो मूल अधिकार लिखे हुए हैं। मान लीजिए पहले आर्टिकल नंबर 31 जो था वो संविधान के भाग 3 में लिखा था, और उसमें संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31 के अंतर्गत लिखा था, लेकिन बाद में आर्टिकल 31 को हटा करके संविधान के अनुच्छेद 301 में जोड़ दिया गया, 300A में जोड़ दिया गया। तो अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, वो संवैधानिक अधिकार हो गया। लिखा संविधान में है लेकिन भाग 3 में नहीं लिखा हुआ है, तो वो अब संवैधानिक अधिकार हो गया, ठीक है। लाइक संवैधानिक भाग 3 के बाहर वाले अधिकार जो होंगे, लाइक आर्टिकल 300A, 301 अंतर्राज्यीय व्यापार का अधिकार होता है, 326 मतदाता सूची में भाग लेने का अधिकार भी होता है, तो मतदाता सूची में नाम लिखाने का अधिकार, ये संवैधानिक अधिकार है, ध्यान रख लेना। ओके, उसके अलावा कुछ ऐसे भी अधिकार होते हैं जो अपनी कार्यपालिका होती है वो एक्ट बनाती है, और उनके द्वारा जो है वो, या विधायिका जो है वो कोई एक्ट बनाती है, तो उसके आधार पर जो है वो विधायी या कानूनी अधिकार बोला जाता है, लीगल राइट्स, ठीक है। संसद या विधानमंडल द्वारा कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे मातृत्व अवकाश का अधिकार, कुछ महिलाओं के लिए अपने बच्चे पैदा होने के बाद में तो उनको मातृत्व अवकाश दिया जाता है, तो ये कोई एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के अंतर्गत लिखा हुआ है मातृत्व अवकाश का अधिकार। मतदान का अधिकार, आरपीए एक्ट आया
आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में और 1951 में, 51 वाला पढ़ना होता है हमें। तो आरपीए एक्ट आया तो उसमें मतदान का अधिकार लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है अपने किस तरीके के अधिकार, लीगल राइट्स, ठीक है। 3 तरीके के बताए, मानव अधिकार, मनुष्य का जन्म लेते ही यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन 1948 में दे दिया था। दूसरा, मौलिक अधिकार, हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में लिखे हुए हैं, खत्म। तीसरा, संवैधानिक अधिकार, भाग 3 को छोड़ के कहीं भी संविधान में अगर कोई अधिकार के बारे में बात की गई तो वो संवैधानिक अधिकार। और चौथा, विधिक या कानूनी कोई एक्ट बना के कोई अधिकार दिया जाता है, मातृत्व अवकाश का अधिकार या मतदान करने का अधिकार, ये हमारे आरपी एक्ट में लिखा हुआ है। संविधान के अंतर्गत प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ है मतदान करने का अधिकार, क्योंकि वहां उन्होंने बोल दिया था आर्टिकल जो है अपने 326 के आसपास में उन्होंने बोल दिया था कि संसद कानून बनाएगी, तो संसद ने कानून बना के लीगल तरीके से राइट दिया गया मतदान करने का अधिकार। ओके, तो मौलिक अधिकार जो है वो जस्टिस ये वाले, इन्हें लेकर के आप जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं। लीगल तरीके से बाकी संवैधानिक अधिकारों के लिए जा सकते हैं, लेकिन मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक का, तो ओवरव्यू में आपको बोलूँ कि 6 मूल अधिकार होते हैं, ठीक है। 6 मूल अधिकार होते हैं ओरिजिनली। तो मैं एक एक शुरू करता हूँ। पहला है समता का मूल अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक, समता का, समानता का जिसे बोल सकते हो। दूसरा है अपना स्वतंत्रता का मूल अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक, 19 से लेके 22 तक। तीसरा है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 से लेके आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बाद में अपना शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, और फाइनली अपना ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो 6 मूल अधिकार हैं। आप एक ट्रिक है उसके द्वारा याद कीजिए, समस्त शोध धर्म एवं संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे समस्त, समानता आर्टिकल नंबर 14 से 18, इस्त यानी स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 से 22, शोध यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ओके, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 से 28, उसके बाद में संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता या उनको संरक्षण करने की स्वतंत्रता, तो 29 और 30, उसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। तो ये सब यहीं पे लिखे हुए हैं मूल अधिकार अपने 6। पहला समता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध 23-24, उसके बाद में चौथा धर्म एवं स्वतंत्रता, एंड ये संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो याद कर लेना। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ आप ध्यान रखनी है कि पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और 44वां जो संविधान संशोधन था 1978 में, उसमें संपत्ति के फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली हटा दिया गया था आर्टिकल नंबर 31 को। उससे पहले आर्टिकल 31 को जो भाग थे उन चीज़ों को, उनसे रिलेटेड एक्ट थे, उनको 9वीं अनुसूची में डलवा देते वो। तो अब क्या किया कि उन्होंने 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में किया था उसमें प्रॉपरली उसे हटा दिया था और उसे 300A में डाल दिया गया। तो वो एक तरीके से संविधायक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं, ठीक है। अब एक एक करके देखिए। समानता का अधिकार, ठीक है, उसमें है पहला आर्टिकल नंबर 14 वाला, विधि के समक्ष एंड विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानून के समक्ष सभी समान रहेंगे और सभी के लिए कानून बराबर रहेगा। ये है आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान। 5 चीज़ ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान, इसका क्रम भी थोड़ा सा ध्यान रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई भी आप एब्रोनिम्स बना सकते हो अपने हिसाब से याद करने के लिए, कुछ ऐसा DMJLJ इस तरीके से कुछ बना सकते हो। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान, ये 5 जो हैं वो आपको याद रहने चाहिए। इनके आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इनके आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। देखो वैसे भी मैं आपको कहना चाहूँगा, आप मेरे स्टूडेंट हो, हमारे स्टूडेंट हो, तो एक भारतीय नागरिक होने की सबसे अच्छी निशानी यही होगी। और आप अगर मुझे फॉलो करते हैं और मुझे थोड़ा बहुत भी मानते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा, कभी भी किसी के साथ में आप डिस्क्रिमिनेशन मत करो उसकी जाति के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके मूल वंश के आधार पे। जाति अगर आपको तथाकथित लोअर कास्ट से है तो हो सकता है बचपन में आपके दिमाग में कुछ भी उपज रही हो, लेकिन वर्तमान समय में आप भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है। आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, आपको संविधान सम्मत रहना है, भारत के संविधान
सबसे सर्वोच्च कानून है, वही आपको सारे अधिकार दे रहा है। अगर आप संविधान को नहीं मान रहे हो तो आपके सारे अधिकार कोई काम के नहीं है, ठीक है। तो आपको कभी भी भेदभाव नहीं करना है, ना लिंग के आधार पर भेदभाव करना है, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करना है। हो सके जितना समानता की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं हमेशा इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। मैं कभी भी किसी को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, उसके जन्म स्थान के आधार पे और मूल वंश के आधार पे कभी भी मैं भेदभाव नहीं करता। अब कैसे करते हैं आपको ही पता होगा। धर्म धर्म के नाम पे अगर आप हिंदू हैं और आपको कोई अदर धर्म से जो है थोड़ी बहुत नफरत है तो आप भेदभाव करते हो, हे नज़र से देखते हो। नहीं करना चाहिए, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। किसी भी एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति अच्छा और बुरा उसके धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश से नहीं होता है, वो इंडिविजुअल होता है। आपको हर कास्ट में अच्छे लोग और हर कास्ट में बुरे लोग मिलेंगे। आपको हर धर्म में अच्छे लोग और हर धर्म में बुरे लोग मिलेंगे, सब तरीके के मिलेंगे। आपको उसके लिंग का भी भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म का भी भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब जन्म स्थान के आधार पर लोग करते हैं, किस तरीके से करते हैं। कोई बिहारी है तो बिहारी के साथ में वो उस तरीके से एब्रोनिम्स यूज करते हैं। कोई अपने पूर्वोत्तर थे तो पूर्वोत्तर वालों। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ऐसा मार्जिनल सेक्शनल से है तो उनके साथ में और ज़्यादा सिंपैथी से बात करनी चाहिए, उन्हें प्यार से। उन्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कभी हमारे देश में और रहते हुए वो एक बिल्कुल अलग नागरिक हैं, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो आई विश कि हमारी गुरुदक्षिणा के रूप में आप आर्टिकल नंबर कम से कम 15 को पूरा फॉलो करेंगे, ओके। आर्टिकल नंबर 15 को तो कम से कम फॉलो करेंगे ही करेंगे, ओके। और वैसे भी एक मूवी है, आप देख लेना, काफ़ी अच्छी है, आर्टिकल 15 नाम से ही है। आयुष्मान खुराना की मूवी है आर्टिकल 15। उसमें बताया गया जातिगत आधार पर किस तरीके से भेदभाव किया जाता है। तो थोड़ा सा आप खुद से भी सोचें और समझें कि भाई जाति, जन्म लेना, ये सब अपने कंट्रोल में नहीं होता है, ये सब हुआ जैसे भी हुआ है। अब आपको भेदभाव नहीं करना है, संविधान में प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। और एक मानव होने के नाते आप खुद सोच देखिए कि आप कैसे भेदभाव कर सकते हो किसी से, मतलब किस तरीके से ये आपको सही मानव नहीं बनाता, ओके। दैट्स इट। आर्टिकल नंबर 16, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 में लिखा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो आर्टिकल नंबर 16 जो है वो अपना आरक्षण से रिलेटेड भी है। बाकी अपना मूल अधिकारों का एक 5 घंटे का लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, ठीक है। अब वो 5 घंटे का लेक्चर है, उसमें मैंने 70 पेजेज की पीडीएफ मैंने खुद ने अपनी हैंड रिटन नोट्स बना के पढ़ाई हुई है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि क्रैश कोर्स तो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम के लिए बेस्ट है ही। उसके अलावा आप अपना 5 घंटे ऐसे सर्च कर लेना, फंडामेंटल राइट्स न्यू इंडियन अब भारत निर्माण, तो आपको मिल जाएगा। तो उससे बेटर कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपको वीडियो नहीं मिलेगी, बेस्ट वे में आपके लिए उसमें कवर कराया गया है, ओके। और ये आर्टिकल नंबर 16, इसमें आरक्षण वाला इशू भी आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि समान अवसर और समान परिस्थितियों में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन समान परिस्थितियों में, परिस्थितियाँ भी समान होनी चाहिए। अगर परिस्थितियाँ असमान हैं तो समान अवसर देने का कोई फायदा नहीं है। कोई व्यक्ति जिसके लिए शुरुआत में बचपन में शिक्षा का कोई अधिकार था ही नहीं और जिसको शिक्षा मिली ही नहीं, उसको आप कंप्लीट करवाओ उस व्यक्ति से जो बचपन से हाई क्लास लेवल के स्कूल्स में पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा ये सही नहीं रहता। तो आर्टिकल नंबर 16 है, ठीक है, जिसमें आरक्षण के बारे में बात आती है। वैसे ओरिजिनली लिखा क्या हुआ है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ओके। एंड देन आर्टिकल नंबर 15 अस्पृश्यता का अंत, इसमें अनटचेबिलिटी का अंत आपको भी नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में जो नई युवा पीढ़ी है वो ऐसा कुछ करती है। पुराने समय पे काफ़ी होता था ये छुआछूत वगैरह, तो अब शायद नहीं होता है उतना ज़्यादा, ओके। दैट्स इट। उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 नंबर आर्टिकल में बोला हुआ है कि ये जो टाइटल्स दिए जाते थे, राजाधिराज, महाराज और उसके अलावा केसर हिंद और इस तरीके के टाइटल ये नहीं दिए जाएंगे। उसके अलावा भारत रत्न और पद्मश्री ये अवार्ड हैं, ये पुरस्कार हैं। ये आपने किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है तो उसके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इन्हें दिया जा सकता है, ये टाइटल नहीं है। और फिर वहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे इनको लिख नहीं सकता। ऐसे नहीं लगा सकता कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, कोई कार्ड आए और उसमें आगे लिखा हो। भारत रत्न लिखने का कोई प्रावधान है नहीं, एक्चुअली में वहाँ क्लियरली मना किया गया है, ओके। देन स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद नंबर 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशंस की स्वतंत्रता, सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ओके। देन आर्टिकल नंबर 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आपको कोई अपराध किया है और आपको पुलिस जेल में ले जा रही है, लेकिन उससे पहले आपको दोष सिद्ध होने से पहले ही आपको संरक्षण मिलेगा, ज़बरदस्ती आपको जेल में नहीं ठूस सकती पुलिस, ओके।
उसके अलावा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 21, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप में इतना आप याद रख लेना, वही काफ़ी है। बाकी डीप में 5 घंटे का लेक्चर है अपना मूल अधिकारों वाला, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो सर्च कर लेना। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये आर्टिकल नंबर 23 में है। आर्टिकल नंबर 24 में कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया। ओके, 25 से 28 में अंतःकरण व धर्म के अबाध रूप से मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 25 में। उसके बाद में 26 में है धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन का अधिकार, धार्मिक गतिविधियों को प्रबंधन किया जा सकता है। उसके बाद अगला आर्टिकल नंबर जो 27 है, उसमें किसी धर्म विशेष की वृद्धि हेतु जो है अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध, आप कर नहीं लगा सकते। कोई धर्म कोई भी मंदिर जो है अपने पास में पैसा है, उसके पास में दान में आ रहा है, तो उस पैसे पे आप टैक्स नहीं लगा सकते। ये आर्टिकल नंबर 27 के आधार पे है। ठीक है, तो बहुत सारे जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो पैसा मंदिरों में दान कर देते हैं। उससे अगला अपना आर्टिकल नंबर 28, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। ओके, उसके बाद में संस्कृति एवं शिक्षा और संवैधानिक उपचार। तो एक एक करके हम चलते हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा, एक चीज़ यहाँ याद कर लेना कि एक बार, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, एक बार नहीं काफ़ी बार, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं और भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं। तो आप केवल भारतीयों वाले याद कर लो, बाकी बचे हुए जो हैं वो सबको मिलेंगे। ठीक है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो हैं वो केवल भारतीयों के लिए। 15, 16, 19 और 29, ठीक है, और 31, ये 5 हुए। उसके अलावा जो बाकी हैं वो सब जो हैं वो हमारे भारतीय नागरिक और विदेशियों के लिए भी मिलेंगे। तो 15 वाला कौन सा है कि एक तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 वाला कौन सा है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, 16 वाला। और 19 वाला ये स्वतंत्रता, बोलने की, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। और 29 वाला अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए। बाकी जो बचे हुए हैं वो सब के लिए। तो ये 5 याद रख लेना, बाकी सब वो आप विदेशी लोगों के लिए भी अवेलेबल कर देना। ठीक है, और भारतीय जो मौलिक अधिकार हैं उनका जो है वो सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण प्राप्त है, ये तो आपको पता ही है, मैं शुरू से ही बोलता रहा हूँ। ये जस्टिसिएबल हैं, इनको लेकर आप कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल नंबर 226 आप इसे रिट जारी करवा सकते हो हाई कोर्ट के थ्रू। ओके, उसके अलावा आर्टिकल नंबर 13 जिसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता संसद या विधायिका के द्वारा जो मूल अधिकार या पूरे संविधान का कहीं पे भी उल्लंघन करे या उसको कम करे। मूल अधिकारों को तो बिल्कुल ही कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हुई अपनी बात। उसके बाद में हम शुरू करते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू में। आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा लिखी हुई है, स्टेट की परिभाषा लिखी हुई है कि भारत का स्टेट कौन है, कौन सा है, कौन कौन इसमें शामिल होंगे भारत राज्य में। तो भारत सरकार एवं संसद भारत राज्य का ऐसा होगा। भारत की राज्य सरकारें और राज्य विधानमंडल ये राज्य कैसे होंगे। स्थानीय निकाय जो भी होंगे, जिला परिषद और पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, और अपना शहरों में नगर पालिका, ये सब जो होंगे वो किसका हिस्सा होंगे, राज्य का हिस्सा होंगे। ये आर्टिकल नंबर 12 में लिखा हुआ है। तो राज्य की डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 12 में, उसके अलावा भी बाद में भी लिखी हुई है आर्टिकल 34-35 में भी। उसके अलावा सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कोई भी अगर निकाय है, सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त अगर कोई निकाय है, लाइक मान लीजिए BSNL या सरकार की कंपनियां, निजी सरकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, वो राज्य के अंतर्गत आएंगी। ओके, दैट्स इट, ज़्यादा डीप में मत जाओ, 4 चीज़ याद रख लेना। भारत सरकार एवं संसद ये किसका हिस्सा हो गई, ये अपने भारत राज्य का हिस्सा हो गई। राज्य सरकारें एवं राज्य विधानमंडल ये राज्य का हिस्सा हो गई। स्थानीय निकाय और सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त निकाय ये भी किसी हो गए, राज्य का हिस्सा। आर्टिकल नंबर 13(2) यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, संविधान के लागू होने के बाद में कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो मूल अधिकारों को कम करे या छीने। यदि बनाई जाती है तो विधि शून्य होगी। न्यायपालिका के पास न्याय समीक्षा का अधिकार है। दैट्स इट। ओके, मूल अधिकारों को एक बार और रिवाइज कर लीजिए। आर्टिकल नंबर 14 विधि के समझ समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड विधि का समान संरक्षण। ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज, और इसमें धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। आर्टिकल नंबर 16 इक्वलिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल नंबर 17 एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 18
एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल्स, उपाधियों का अंत, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता में 19वां अधिकार आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये आप ये सोचें कि सर मूल अधिकारों से सवाल आता है, मूल अधिकारों से सबसे ज़्यादा सवाल आता है, ठीक है। तो कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? आर्टिकल नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर अपना 14, 15 इंपॉर्टेंट है, ओके। वैसे तो सारे मूल अधिकारों से निश्चित कहीं ना कहीं सवाल बना हुआ है, ठीक है। 17 और 18 बहुत आसान है, बस इतना ध्यान रख लेना, अनटचेबिलिटी खत्म करनी है 17, और अपना टाइटल्स को ख़त्म करना है, उपाधियों को ख़त्म करना है। अब इसमें समझने का कुछ भी नहीं है कि वो उपाधियाँ नहीं होंगी बस आगे, बस। और सवाल भी सीधा अगर ऑब्जेक्टिव बनेगा तो सीधा ऐसे बनेगा, घुमा फिर आगे बनता है तो आर्टिकल नंबर 14 और 15 में से बनता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है 19, 21 और 32। ऐसा नहीं है बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, 25 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। 23, 24 आसानी से याद हो जाने वाले हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23, 24 याद हो गए, ठीक है। तो ये 14, 15, 19, 21 और उसके अलावा 25 धार्मिक स्वतंत्रता और 32 संविधान जो है वो हमें रिट जारी करने का, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है। तो ये ध्यान रखने की कोशिश करना है, याद करने की कोशिश करना है। तो आर्टिकल नंबर 19, अब देखो यहाँ पे मैं उसे कराऊंगा ना, तो ज़्यादा डीप में जाने से ये अपना क्रैश कोर्स का जो मतलब है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर ये लेक्चर काफ़ी बड़े हो जाएंगे। मैंने 5 घंटे में मूल अधिकार कराए हैं, वो लेक्चर ज़रूर देख लेना अगर आपको मेंस एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है। प्री एग्जाम में मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा, दैट्स इट। प्री एग्जाम में जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब व्यक्ति के 6 राइट्स दिए गए हैं आपको एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो 6 राइट्स आपको याद रखने होंगे। एक होगा आपको स्पीच करने का एंड एक्सप्रेस करने का, आपको बोलने का और एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्त करने का तरीका दिया जाएगा। उसके बाद में असेंबली बनाने का, एसोसिएशन बनाने का, मूवमेंट करने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, पूरे भारत में आबाद रूप से कहीं भी घूमने का, रेजिडेंस बस जाने का और व्यापार करने का। ये 6 जो है वो स्वतंत्रताएं आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत दी गई हैं, ठीक है। पहले में समानता बोली हमने, दूसरे में स्वतंत्रता बोली, तो स्वतंत्रता कितनी हो गई? 6 स्वतंत्रता आपको दी गई हैं, ठीक है। हम इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में बोल देते हैं, लेकिन 6 स्वतंत्रता दी गई हैं इसमें एक्चुअली में 6। और उनमें कौन कौन सी हैं? बोलने की और एक्सप्रेस करने की, स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, बोलना एंड अभिव्यक्त करना। उसके बाद में असेंबली, इकट्ठा होने की, एसोसिएशन, संगठन बनाने की, मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने की, रेजिडेंस, बस जाने की, प्रोफेशन, व्यापार करने की। आसान करने, याद करने का थोड़ा सा मैं तरीका बताता हूँ। देखो, कोई भी मनुष्य होता है वो क्रिएटिव होता है, कुछ नया नया करना चाहता है। मान लीजिए कि आप ही कोई पार्टी बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करोगे, बोलोगे, स्पीच एंड एक्सप्रेस करोगे। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहली स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। उसके बाद में अब स्पीच एंड एक्सप्रेस करना है 2-5 लोगों के सामने तो बोल दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा करना पड़ेगा लोगों को, एक पूरा का पूरा एक तरीके से एक असेंबली बनानी पड़ेगी और बहुत सारे लोगों के सामने रैली में भाषण देना पड़ेगा, यानी असेंबली बनाना, असेंबली इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करके जो है आप एक्सप्रेस करोगे, तो ये हुआ असेंबली। एंड देन एसोसिएशन, अब आपको लग रहा है कि आपको बड़ा कुछ करना है तो आप एक संगठन बनाओगे। अब संगठन बनाओगे तो संगठन का प्रचार करने के लिए आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो आप जो है वो आबाद रूप से पूरे ऑल इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हो, ये भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। एंड देन आपका मन कर गया चलो मुंबई अच्छा है, कुछ समय के लिए यहाँ पे बस जाते हैं, ठीक है, बस जाते हैं तो चलो ठीक है, आप जो है वो संगठन तो बना ही लिया, बस जाइए, तो रेजिडेंस करने का भी आपको स्वतंत्रता। एंड देन प्रोफेशन, आपको व्यापार करने के, आप वहाँ रह रहे हो तो साथ साथ में थोड़ा बहुत व्यापार भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ओके, दैट्स इट। तो ये आपको ध्यान रखनी है, 6 स्वतंत्रताएं दी जाती हैं आर्टिकल नंबर 19 में। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली बनाना यानी आपका इकट्ठा होना, एंड देन एसोसिएशन करना यानी संगठन बनाना, मूवमेंट करना, उसके बाद में रेजिडेंस करना, एंड प्रोफेशन, व्यापार करना, ओके। आर्टिकल नंबर 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इतना याद कर लीजिए, और डीप में पढ़ना है तो हमारा वो मूल अधिकारों वाला 5 घंटे का लेक्चर जरूर देखना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लाइफ टू लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 21 में ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 21 नंबर का जो आर्टिकल है ना, शुरुआत में इसका बहुत नैरो वर्णन किया जाता था सुप्रीम कोर्ट में। जब भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाते थे आज़ादी के शुरुआती के चरणों में, तब बोल दिया जाता भाई लाइफ का, जीवन का मतलब बस जिंदा हो आप, बस, ठीक है। ये होता बायोलॉजिकल जिंदा होना, ओनली बायोलॉजिकल। लेकिन बाद में इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिफरेंट तरीके से करना शुरू कर दिया। बोले जिंदा है, लेकिन जिंदा
होने की निशानी भी तो दिखनी चाहिए। आप जिंदा हो, बिल्कुल कच्ची बस्ती में रह रहे हो, 24 घंटे प्रदूषण है, 24 घंटे आपके कानों में शोर आ रहा है, आपको कहीं भी बाहर घूमने की आज़ादी नहीं है, तो फिर उस जिंदा होने का मतलब ही क्या रहा। तो उन्होंने उसे ब्रॉड बड़े लेवल पे समझने की कोशिश की, और जैसे ही बड़े लेवल पे ले जाने की कोशिश की तो ये आर्टिकल नंबर 21 बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। ठीक है, लाइक शुरुआत में मेनका गांधी केस होता है 1978 में, थोड़ा सा ओवरव्यू में समझें। 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है, 25 जून की रात को 12 बजे इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देती हैं, एंड 26 जून से पूरे ऑल इंडिया में लागू हो जाती है, और जो भी अपोजिशन के लीडर थे, विपक्षी नेता थे, उन सबको जो है वो जेलों में डाल दिया जाता है। 1977 में जो है वो इमरजेंसी रहती है, और उसके बाद में उस समय जो संजय गांधी जी जो थे वो मेन रोल में रहते हैं। उस समय इमरजेंसी के टाइम पे वो ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदी भी करवाते हैं, और उनका कुछ सूत्री कार्यक्रम चला रखा था उन्होंने, शायद 8-20 सूत्री कार्यक्रम था शायद, या 8 सूत्री, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कार्यक्रम चला रखे थे, वो ज़बरदस्ती जो है वो इम्प्लीमेंट करवा रहे थे, जनसंख्या को रोकना। उनके अलावा भी वही सारा जो है वो इमरजेंसी की देखरेख कर रहे थे। और संजय गांधी जी, राजीव गांधी जी छोटे से, और संजय गांधी की वाइफ है मेनका गांधी जी, जिनके बेटे हैं वरुण गांधी जी। ठीक है, तो ये फैमिली है, थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं आप। अपनी जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के दो बेटे हैं, एक है राजीव गांधी बड़ा बेटा, और दूसरा है अपना संजय गांधी छोटा बेटा। संजय गांधी शुरुआत में पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे, राजीव गांधी जी शुरू में पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हुए थे। राजीव गांधी की सोनिया गांधी से 1968 में शादी हो चुकी थी, तो सोनिया गांधी जी उन्हें बाहर रहने देना चाहती थी राजीव गांधी को, वो उन्हें पॉलिटिक्स में शामिल करना ही नहीं चाहते। तो ठीक है, वो राजीव गांधी जी अपने अलग अलग काम में बिजी रहते थे। संजय गांधी पॉलिटिक्स करने लग गए थे 1975 के आसपास में, जब इमरजेंसी लगाई गई तो उस समय संजय गांधी फुल रोल में थे। इंदिरा गांधी जी से ज़्यादा पावर उनके पास में थी, वही अपने हिसाब से चला रहे थे सारी चीज़ों को। संजय गांधी की वाइफ हो गई मेनका गांधी, और उनका बेटा हो गया वरुण गांधी। जैसे ही इमरजेंसी हटी 1977 में, फिर चुनाव हुए तो जनता जो है वो इंदिरा गांधी से और संजय गांधी से बहुत ज़्यादा खपा थी। तो चुनाव में जनता ने इंदिरा गांधी को हरा दिया, और हराने के बाद में जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनती है, जो प्रधानमंत्री बनते हैं। अब सीधी सी बात है कि पिछले 2 साल में उनको जेल में रखा गया है, अपोजिशन की हालत ख़राब करी गई है, तो निश्चित सी बात है जब पावर में दूसरी पार्टी आ जाएगी तो वो भी बदला लेने की कोशिश करेगी। तो इंदिरा गांधी जी से अलग बदला लिया जा रहा था, संजय गांधी जी से अलग बदला लिया जा रहा था, और उसके अलावा जो संजय गांधी की वाइफ थी वो विदेश जाना चाह रही थी, अब्रॉड जाना चाह रही हैं। उनको डर लग रहा था कि यहाँ पे हमारे साथ में कुछ गलत हो सकता है, तो उनको डर लग रहा था कि मुझे विदेश चला जाना चाहिए यहाँ की तुलना में। तो 1978 में विदेश जाना चाह रही थी, लेकिन भारत की केंद्र सरकार ने उनके जो पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया, और आपको विदेश जाने का अधिकार नहीं है। अब इसी चीज़ पे मेनका गांधी जी सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में वो बोलती हैं कि ये मेरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट वाले बोलते हैं कहाँ लिखा हुआ है, हमारे संविधान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ विदेश जाना है आपका अधिकार है। फिर उनके जो वकील हैं वो बोलते हैं भाई साहब ऐसा है कि संविधान में आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हुआ है जीवन जीने का अधिकार, और जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जीना चाहिए। हमें विदेश जाना है, और हम विदेश जाकर के ही गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं, तो हमें ये अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ब्रॉड में लिया, उन्होंने माना हाँ बात सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जीवन जीने का अधिकार सिर्फ जीना, मतलब ऐसे नहीं है कि बस आपकी सांसें चल रही हैं ये जीना है, गरिमापूर्ण रूप से जीवन जीना होगा। ओके, तो उस समय मेनका गांधी जी को विदेश जाने की अनुमति दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऐसे ही बाद में अनेक केस आए जिनमें सुप्रीम कोर्ट उसके दायरे को बढ़ाता चला गया। ठीक है, लाइक हथकड़ी आप पब्लिक में नहीं बांध सकते। आप किसी अपराधी को लेके जा रहे हैं और पब्लिक में, अगर वो बहुत ज़्यादा कुख्यात अपराधी नहीं हो तो वो बात अलग है, नॉर्मल केसेज में आप जो है वो पब्लिक में हथकड़ी नहीं बांध सकते। उसके अलावा अगर आपके यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, रात में 10 बजे 12 बजे के बाद में बहुत डीजे धूम धड़ाका चल रहा है, तो कुछ लोग गए PIL उन्होंने दाखिल किया, तो उनके कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 10 बजे के बाद में आप गाने नहीं बजा सकते। उसके अलावा राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सब किसके अंतर्गत आ गए? ये लाइफ वाले आर्टिकल के अंतर्गत आ गए। ठीक है, लाइफ वाला आर्टिकल, जीना है लेकिन किस तरीके से? गरिमापूर्ण तरीके से। प्रदूषण को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग दिशा निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो ये दायरा बहुत बढ़ चुका है। ठीक है,
बाकी मूल अधिकार वाला अपना 5 घंटे का लेक्चर ज़्यादा बेटर रहेगा कि वो देखेंगे तो और बहुत डीप समझ में आएगा। शिक्षा का अधिकार ये जो है वो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ये बच्चों के लिए अधिकार है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। आर्टिकल नंबर 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन पे कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए यूजफुल नहीं है, तो यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, बट बेटर ऑप्शन ये रहेगा 5 घंटे का वो लेक्चर देख लेना अपना। ठीक है, देखो 19 में अपने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप इन्हें रोक सकते हो। लाइक अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से बोल रहा है कि देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा है तो बोलने से रोका जा सकता है उसे। अगर राज्य सुरक्षा को खतरा है तो बोलने से रोका जा सकता है उसे। विदेशों से संबंध खराब हो सकते हैं तो बोलने से रोका जा सकता है उसे। लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकती है, दंगे हो सकते हैं तो उसे रोका जा सकता है। ओके, सम्मेलन करने से भी रोका जा सकता है। वही बात एकता और अखंडता को खतरा हो या कानून व्यवस्था को खतरा हो, वो सब में बात आएगी, वो सब चीज़ों में। ओके, और आबाद घूमने को भी रोका जा सकता है, तो वो कोई कोई कंडीशन हो सकती है, जैसे अभी पिछले समय पे हुआ कि जनहित में ध्यान में रखकर, अब कोरोना स्प्रेड कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया कि घरों के अंदर रहना है। अब आप ऐसा नहीं करोगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ कि सर हमें तो घूमना है, हमें क्या है कि आबाद घूमने की स्वतंत्रता मिली हुई है, आर्टिकल नंबर 19(1)D के तहत घूमने की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किस तरीके से लगाया जा सकता है, जनहित में ध्यान रख करके। ठीक है, तो अपना कोरोना जो है और आर्टिकल नंबर 144 भी अगर लगाई जाती है, घूमने से रोका जाता है, तो वो भी जनहित में ध्यान रख करके प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपको घूमने से रोका जा सकता है। वैसे घूमने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कंडीशंस, हर जगह कंडीशंस लगी हुई हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एसटी वाले क्षेत्र होते हैं, ट्राइबल एरियाज होते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, सेंटिनेंटल आइलैंड जो है, वहाँ पे आपको घूमने नहीं दिया जा सकता, वहाँ पहुँचने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सरकार ने उसके संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए हुए हैं। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं। ओके, तो ये आर्टिकल नंबर 19 के 6 स्वतंत्रता आपको किसी भी तरीके से याद रखनी है। एक बार दोबारा से एक ओवरव्यू में देखने की कोशिश करें। सबसे पहले आदमी क्या करता है, सबसे पहले आदमी बोलता है और एक्सप्रेस करता है अपने आप को। उसके बाद में आदमी क्या करता है, असेंबली बनाता है या बैठक करता है, असेंबली करता है, एंड देन एसोसिएशन, संगठन बनाता है। उसके बाद में वो घूमने जाता है, घूमने के बाद में वहाँ बस जाता है, उसके बाद में वहीं पे व्यापार करने लग जाता है। दैट्स इट। ये आपके आर्टिकल नंबर 19 हुआ। 19 के साथ में हमने 20 भी कर लिया और 21-22 हो गए। और 21 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। 21 वाला क्या कह रहा है, लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार, और जिसका दायरा फैलता चला गया धीरे धीरे। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णय आए और दायरा फैलता चला गया। आर्टिकल नंबर 23 और 24, थोड़ा सा बस इतना ध्यान रख लो, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध है। आप किसी के साथ में ज़बरदस्ती दुर्व्यापार नहीं करवा सकते, बलात् श्रम नहीं करवा सकते उससे। कारखानों में बालकों के जो काम करवाया जाता है वो आर्टिकल 24 के हिसाब से नहीं करवाया जा सकता। ओके, वो मूल अधिकार में शामिल किया गया है कि आप जो है उन्हें बालकों को कारखानों में काम करने से नहीं लगा सकते। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, मूल अधिकार जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, मूल अधिकार नेगेटिव है। और अभी थोड़ा देर में पढ़ेंगे आप डीपीएसपी, तो डीपीएसपी जो है वो पॉजिटिव है, नकारात्मक और सकारात्मक। बोले ऐसे कैसे सर, मूल अधिकार राज्य को रोकते हैं, राज्य को रोकते हैं व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करने से। किस तरीके से, हर जगह आपने देखा होगा, यहाँ पे आप देखिए, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध रोक दिया उसे नेगेटिव टर्म में कि आप बलात् श्रम नहीं करा सकते। ठीक है, ना तो राज्य करा सकता है, ना इंडिविजुअल प्राइवेट व्यक्ति करा सकता है। अगला, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, कारखानों में बालकों से काम नहीं करवाया जा सकता, ना तो राज्य ना इंडिविजुअल, तो रोक रहे हैं, प्रतिषेध कर रहे हैं नेगेटिव टर्म में। है सारी चीज़ें पॉजिटिव, जैसे हम क्या बोलते हैं, एक शब्द मैं बोलूँ आपसे कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो इसमें मैंने नहीं बोला है, नेगेटिव में बोला है, लेकिन चीज़ कैसी है, अच्छी है, चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से बोलूँ या इसे ऐसे बोल दें, दूसरा हम बोलें, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये है तो अच्छी चीज़, लेकिन नेगेटिव वे में बोली गई है, नहीं क्या यूज करके। अब मैं ऐसे बोल दूं कि सत्य बोलना चाहिए, तो ये हो गया पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो मूल अधिकारों में जो है वो किस तरीके से यूज किया गया है, नेगेटिव वे में। राज्य को रोका गया है, राज्य के विरुद्ध भारत के नागरिकों को ये प्राप्त मूल अधिकार हैं। ठीक है, बहुत बार आईएएस एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई है
कि मूल अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, ये राज्य के अधिकारों को कम करते हैं, मानव के अधिकारों को या नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो मूल अधिकार जो है वो नेगेटिव है। तो शोषण के विरुद्ध 23 और 24, तो इनमें थोड़ा बहुत आप देखना चाहें तो 23 वाला जो है वो मानव दुर्व्यवहार या बलात्श्रम वाला जो है, उसमें 3 तरीके के शोषण का प्रतिबंध है। एक तो आप बलात्श्रम नहीं करा सकते, बेगारी नहीं करा सकते, और मानव व्यापार यानी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते महिला और बच्चों की। ऐसा होता भी है बहुत सारी जगह, लेकिन ये जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। अगर आप अवेयर हैं, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके उसे रुकवा सकते हैं। ठीक है, बाकी आर्टिकल नंबर 23(2) में कहीं ना कहीं कोने में लिखा हुआ है कि राष्ट्रहित में जरूरत पड़ने पे काम करवाया जा सकता है। जब भी, वैसे अपने 352 अनुच्छेद में भी शामिल है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आपको ज़बरदस्ती उठा करके सेना पे भेजा भी जा सकता है, तो उस समय राष्ट्रहित में काम करवाया जा सकता है। राष्ट्रहित के नाम पे तो कुछ भी करवाया जा सकता है। ओके, उसके अलावा कारखानों में तो ये एब्सोल्यूट अधिकार है, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि भाई थोड़ा बहुत करवा लो, बिल्कुल नहीं करवाओ, कुछ भी नहीं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों और कारखानों और खानों में नहीं लगाया जा सकता किसी भी कंडीशन में। ओके, बच्चों को इनके अलावा भी किसी उद्योग में नहीं लगाया जाएगा। आगे बात समझ में? उसके अलावा इसी में लिखा हुआ है कि बाल आयोग बना लेना और वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। टेंड ओके, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 28 तक। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण एवं प्रचार करने का अधिकार, यह आर्टिकल नंबर 25। तो धर्म का अधिकार अगर एक ओवरव्यू में बोलें तो आर्टिकल नंबर 25 में बोल दिया गया है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, थोड़ा सा समझने की कोशिश। सबसे पहले अंतःकरण की स्वतंत्रता, मैं अपने अंदर से मानने की कोशिश करूंगा कि मैं किसी भगवान को मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, राम जी को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ या गॉड को मानता हूँ। मैं अंतःकरण में शुरुआत करूंगा, पहले तो अपने अंदर से शुरुआत करूंगा। अब अंदर शुरुआत कर लिया, उसके बाद में मैं कोई धर्म को मान लूंगा ओवरव्यू में। ठीक है, धर्म को मैंने मान लिया। अब उस धर्म को मानने के बाद में अब मैं उसके आचरण करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस किस तरीके से? मैं मंदिर जाऊंगा, मैं मस्जिद जाऊंगा, मैं कहीं पे चर्च वगैरह में जाऊंगा, तो मैं उसे प्रैक्टिस करने लग जाऊंगा। और फिर मुझे लगेगा एक जगह कि यार भाई यह धर्म अच्छा है, तो मैं इसका प्रचार करने की भी कोशिश करता हूँ। तो उसे फैलाने के लिए आप जो है वो संघ बना करके रैंडमली आप किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकते हो कि भाई ऐसा मैंने पाठ पूजा किया और उसके बाद मुझे ये फल मिला। जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होते हैं ना, आपने देखे होंगे काफ़ी बार, जो बहुत ज़्यादातर झूठे होते हैं कि इस तरीके से हुआ और इसे 50 लोगों के पास में भेज दिया गया तो उसका भला हो गया, एक व्यक्ति ने नहीं भेजा उसके साथ में बुरा हो गया। तो थोड़ा सा आप लॉजिकल वे में सोचें तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, धर्म को मानना अच्छी बात है, अंतःकरण की स्वतंत्रता अच्छी बात है, आप किसी भी भगवान को मानिए, लेकिन अंधविश्वास को भी मत मानिए। दैट्स इट। आचरण करिए, प्रैक्टिस करिए, आप भगवान की पाठ पूजा कीजिए, अगरबत्ती वगैरह जलाइए, लेकिन उसके चक्कर में कर्मकांडों में मत फंस जाइए। ठीक है, प्रचार करने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। मतलब मुझे लगता है कि नॉर्मली ऑटोमेटिकली इंसान सब समझदार होते जा रहे हैं तो वो सब जानने के लग जाएंगे। ठीक है, तो बस 4 चीज़ें होती हैं इसमें। आर्टिकल नंबर 25, ठीक है, 25 आर्टिकल क्या है? पहला, अंतःकरण से मानेंगे। अंतःकरण से मान लिया तो बार बार जो धर्म बने हुए हैं उनको मानना और उनको पालन करना। ओके, तीसरा, उनकी प्रैक्टिस करना, मंदिर जाना, पाठ पूजा करना, ये सब कर्मकांड करना। और चौथा, मुझे लग रहा है कि मैं प्रीस्ट बन चुका हूँ, मैं इस समय पुजारी बन चुका हूँ, ठीक है, मैं मौलाना बन चुका हूँ, तो मैं प्रचार करने चला जाऊँगा। दैट्स इट। तो आर्टिकल नंबर 25, 4 चीज़ें याद रखनी, अंतःकरण की, धर्म को मानने की, प्रैक्टिस करने की, आचरण करने की, और चौथी उसका प्रचार करने की, 4 चीज़ें। ओके, दैट्स इट। तो आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 26 कहता है धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता। तो ये जो है वो संगठन जो बने हुए हैं, मंदिरों के ट्रस्ट वगैरह बने हुए हैं, आर्टिकल नंबर 26, 27 उनके रिगार्डिंग है। ठीक है, 26 कहता है कि जो धार्मिक मामले हैं उनमें प्रबंधन करो, आप अपने हिसाब से कोई पाठ पूजा कराओ, कथा करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोक सकता आपको। आपको पाठ पूजा करनी है, आपको नमाज पढ़वानी है, तो कोई प्रबंध करने से आपको स्वतंत्रता दी गई, कोई नहीं रोक सकता। तो 26, 27 इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, और बाकी थोड़ा बहुत तो ध्यान रखें तो 27 का ये ध्यान रख लेना कि टैक्स फ्री होता है रिलीजन से रिलेटेड। कोई भी मंदिर में अगर कोई डोनेशन आता है तो उस पर सरकार 1 पैसा टैक्स नहीं लगा सकती। दैट्स इट। तो 26 जो है वो आपको धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। 27 जो है वो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स एज फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, तो उसके बाद में 28, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो कोई कोई ऐसा है कि सरकारी शिक्षण संस्थान है और वहाँ पे अगर सुबह सुबह कोई पाठ पूजा कराई जा रही है और कोई दूसरे समुदाय से है तो वो नहीं जा सकता, वो उसकी स्वतंत्रता है, वो चाहे तो रुक सकता है, स्वतंत्रता है उसकी। दैट्स इट।
ठीक है। अगर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है शिक्षण संस्थानों में तो वो रोक सकता है उस चीज़ से। देन आर्टिकल नंबर 29 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यह आर्टिकल नंबर 29(1) में लिखा हुआ है। और 29(2) में लिखा हुआ है कि राज्य वित्त पोषित प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दैट्स इट। आर्टिकल नंबर 29 मतलब अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी वर्गों के हितों का संरक्षण। ओके, डन। 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन अल्पसंख्यकों का अधिकार है। दैट्स इट। 30। ओके, तो मतलब अगर कोई चाहे तो मुस्लिम लोग मदरसा का जो है वो शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इवन इफ सरकार उसमें वित्तीय सहायता भी दे सकती है। ओके, तो ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है। एंड ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 30 हुआ। और 31 जो है वो मैंने बता दिया, रिपील कर दिया गया है उसे। अपना 44 अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन, उसे रिपील करके 300A में जोड़ दिया गया। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था कि ये आत्मा है, ये दिल है। क्योंकि अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दैट्स इट। और इसमें 5 रिट जारी की जाती हैं। 5 रिटों को देखेंगे तो 5 रिटों को याद भी करेंगे हम। तो अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकार ही नहीं, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का माध्यम भी है। ओके, तो 5 रिट जारी की जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और हाई कोर्ट के द्वारा भी। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट का आर्टिकल नंबर 226। 5 रिट कौन कौन सी हैं एक बार हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर सहित उपस्थित करना। मतलब आपको मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस ने डिटेन कर लिया और गिरफ्तार कर लिया, तो फिर निश्चित सी बात कोई उसका रिश्तेदार जाके और बोल सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, भाई साहब हमारा वो व्यक्ति गायब है, उसे शरीर सहित उपस्थित करवाओ हमारे सामने, उसे ले जाएगा क्यों गया और ले जाया गया तो उसके कारण क्यों नहीं बताए गए, ये सारी चीज़ें। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको बंदी बनाने से पहले भी आपको अधिकार हैं, और अगर है उसमें ले किसी भी कंडीशन में उनको लग रहा है तो 24 घंटे के अंतर्गत उसे जो है वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर सहित उपस्थित करना, हैबियस कॉर्पस। पुलिस वाले आपको 24 घंटे से ज़्यादा कहीं पे भी बंद करके नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आपको रख लिया और आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करवाएंगे और बोलेंगे कि 24 घंटे के अंतर्गत यहीं पे शरीर सहित उपस्थित करो उन्हें। दैट्स इट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, दूसरा परमादेश। परमादेश जैसे हम इंग्लिश में मेंडाबस बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। परमादेश, इसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। मान लीजिए कि कोई टीचर है, वो स्कूल में जा कर के पढ़ा नहीं रहा है, या कोई पुलिस वाला है अपना कार्य नहीं कर रहा है, या कोई अधिकारी है जिसको जो कार्य दिया गया है उस कार्य को वो पूरा नहीं कर रहा है, और आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सर इन लोगों के पास में ये कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी सरकार ने, लेकिन इन्होंने ये कार्य नहीं किया, देन सुप्रीम कोर्ट उन्हें मैंडेमस रिट जारी करेगा। हम आदेश देते हैं कि आप इस निमित्त बनाए गए हो तो ये काम करो, वी ऑर्डर यू, मैंडेमस, परम आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा। दैट्स इट। नंबर 3 अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो, तुम इस पोस्ट पे किस अधिकार से हो। ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ लोग जो है वो फ्रॉड करके जो है वो धोखाधड़ी करके गलत कागज़ों को यूज करके या किसी भी तरीके से कोई पोस्ट पा लेते हैं, और कोई उनके जानकारी या किसी को पता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके बोलेंगे सर ये जो है वो गलत तरीके से इस पोस्ट पे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करेगा कि तुम इस पोस्ट पे किस हक से बैठे हुए हो। ठीक है, तो किस अधिकार से यहाँ पे बैठे हुए हो, तो अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो, ये किसके पास में रहा, सुप्रीम कोर्ट में। देन अगला उत्प्रेक्षण, जिसे हम सर्चियोरी बोलते हैं, सर्चियोरी रोकना। मान लीजिए कि कोई आपके और आपके किसी, मतलब आप तो एग्जाम्पल नहीं, कोई रैंडमली मान लीजिए ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ, 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस झगड़े को वो न्यायालय में लेकर के चले गए। अब ए का कोई रिश्तेदार न्यायालय में है और वो सोचता है कि इस न्यायालय के बजाय मेरे रिश्तेदार वाली न्यायालय में लेके जाऊँ मैं, इस तरीके से वो सोचता है, यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर उसको लेकर के जा रहा है।
तो उत्प्रेषण यानी सर्सरियों वाली जो है आप रिट जारी करवा सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है वो, लेकिन वो कार्य के बाद होता है। और प्रीवेशन कार्य के दौरान होता है, प्रोविशन प्रतिषेध करना, रोकना कार्य के दौरान, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को कार्य के दौरान आपको रुकवाना है तो प्रोविशन, और कार्य हो जाने के बाद भी अगर निर्णय भी दिया जा चुका है तो उसके बाद में अगर रोकना है तो आप सर्च्योरी करवा सकते हो, यानी अपना उत्प्रेषण वाली जो रेट है वो जारी करवा सकते हो। ओके, दैट्स इट। 5, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, शरीर सहित उपस्थित करना, ठीक है, ये रिट जारी की जाएगी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा परम आदेश, बी ऑर्डर यू, हम आपको आदेश देते हैं, मैंडेमस, ठीक है, हम आपको आदेश देते हैं। तीसरा अधिकार परीक्षा, कुओ वारंटो, आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे बैठे हुए। चौथा कोई कार्य चल रहा है, कोई किसी भी कोर्ट के अंतर्गत कोई डिसीजन लिया जाना है और कार्य के दौरान अगर उस कार्य को रुकवाना है या जजमेंट के दौरान उसको रुकवाना है तो कार्य के दौरान रोकना, प्रोविजन। और उत्प्रेषण, कार्य अगर उन्होंने कर दिया है और उसके बाद में उस जो निर्णय दिया गया है उन्होंने किसी भी कोर्ट ने, तो उस निर्णय को रोकना, उसको स्टे लगाना, ये अपना सर्च्योरी यानी उत्प्रेषण के अंतर्गत आता है। तो 5 चीज़ आप थोड़ा सा वैसे ही नाम याद रख लेना, बाकी वहाँ पूछा नहीं जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से पता चलेगा, बंदी होने से पहले शरीर से तो उपस्थित करवाना, बंदी प्रत्यक्षीकरण है बेस कॉर्पर। दूसरा मैंडेमस, परमादेश, परम आदेश देते हैं। तीसरा कुओ वारंटो, किस अधिकार से। और 2 जो है बचे हुए लास्ट वाले, प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों सेम है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रतिषेध में कार्य के दौरान रोकना और उत्प्रेषण में कार्य के बाद में जो डिसीजन दिया गया उसे रोक लेना। अनुच्छेद नंबर 33, संसद कानून बनाकर सैन्य बलों और लोक व्यवस्था और इनके आधार पर जो है उनके मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, तो ये सैन्य बलों के आधारित है। आर्टिकल नंबर 33, सवाल बहुत रेयर उसमें पूछा जाता है, मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 34 में और 35 में भी वही बात की गई है, लेकिन उन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपके फंडामेंटल राइट्स हुए, फंडामेंटल राइट्स जो है उनका दायरा बढ़ता गया। आर्टिकल नंबर 14, 19, 21, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 13, इनके आधार पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत शामिल हो गए ऑटोमेटिकली। जब हथकड़ी लगाने के विरुद्ध, हैंड कपिंग के विरुद्ध आपको अधिकार है, तो आर्टिकल नंबर 21, क्योंकि गर्मापूर्ण जीवन चाहिए हमें, ठीक है। देरी से मिले मृत्युदंड के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट दी पब्लिक हैंगिंग, ठीक है। तो ये हुए अपने फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो राइट नाउ में आपको ये चीज़, थोड़ा सा ये सवाल है, फंडामेंटल राइट्स संशोधनीय है या नहीं है। आर्टिकल नंबर 368 भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, तो संसद के पास में ये शक्ति है कि किस तरीके से संशोधन करना है। तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स को संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती, तो अलग अलग केस हैं, उनमें बोला गया, कभी बोला गया यस, कभी बोला गया नो, क्योंकि हमारे जो लैंडमार्क केसेस आएंगे उसमें हम प्रॉपर वे में देखेंगे, तब सही से रिवाइज होंगे। तो जैसे सज्जन प्रसाद वाले में बोला गया हाँ संशोधन कर सकते हैं 1950 में, दूसरा सज्जन सिंह वाले में बोल दिया हाँ यस। फिर उसके बाद में 1967 में जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन थोड़ी सी कमजोर प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, क्योंकि उनके पास में सीट्स कम थी और पावर उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मूल अधिकार हम नहीं कर सकते, 13 का उल्लंघन है। फिर बाद में धीरे धीरे वो अनुच्छेद कुछ उन्होंने संविधान संशोधन किए, लेकिन फिर दोनों में टकराहट होने लग गई थी, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। तो फिर 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया था, उसमें मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया। और वर्तमान में स्थिति ये है कि आप पूरे संविधान में कहीं भी चेंज कर लो, कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक इंस्ट्रक्शन के साथ में छेड़छाड़ नहीं करोगे, मूलभूत ढांचे के साथ में छेड़छाड़ नहीं करोगे। ओके, यही है, फंडामेंटल राइट में चेंज किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत सिद्धांतों में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट अपना आता है पार्ट नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 36 से लेके 51 तक का। कौन सा है? डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब देख लीजिए, इसे हम जो 3 भागों में बांट देते हैं, सोशलिज्म, गांधीज्म और वेस्टर्न लिबरलिज्म, जो एग्जाम में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के रिलेटेड, मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ। ओके, और ये एस और जी का मतलब ये है कि देखो, ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सोशलिज्म के वाला जो है वो डीपीएसपी है, निम्न में से कौन सा गांधी के सिद्धांतों वाला है, कौन सा वेस्टर्न लिबरल वाला सिद्धांत है। थोड़ा बहुत अगर आप जानते हैं, सोशलिज्म का मतलब ये होता है गरीब वर्ग के लोगों का कल्याण करना। गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे, गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे, गांधी जी खादी उद्योग बढ़ाने की बात करते थे, गांधी जी गायों के संरक्षण की बात करते थे। तो गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उनसे रिलेटेड पहले जी यूज कर लेंगे। और वेस्टर्न लिबरल यानी यूरोपीय देशों और अमेरिका के द्वारा जो कोई नई उदारवाद वाली सोच लेकर के आई गई थी, उन चीज़ों पे तो एस और जी वाला तो आप अनुमान लगा ही लोगे ऑटोमेटिकली। आर्टिकल नंबर 38, राज्य कल्याणकारी एवं सामाजिक व्यवस्था करेगा। राज्य कल्याणकारी, लोगों के कल्याण वाली सामाजिक व्यवस्था करेगा। तो ये गरीब लोगों का भी विकास है,
तो ये आप खुद से लगाइए कि सोशलिस्ट भी होगा ये ऑटोमेटिक, और जी ये गांधीज्म होगा। अच्छा एक चीज़, एस और जी ये डिवीजन संविधान में नहीं किया गया, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि ये किस तरीके की विचारधारा से प्रभावित टीपीएसपी है। तो अगर राज्य कल्याणकारी कार्य कर रहा है, गरीब लोगों के भले की बात कर रहा है, तो गांधी जी भी बोलते थे गरीब लोगों के भले की बात। तो उसके अलावा सोशलिज्म में तो ऑटोमेटिक आता ही है गरीब लोगों का भला। आर्टिकल नंबर 39, अनेक नीति सिद्धांत जिनका पालन करना है, बहुत सारे कुछ लिखे हुए हैं 39A और 39B, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 39A और 39B। उसमें समान न्याय और मुफ्त न्यायिक सहायता देना, उसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो समानता और जस्टिस के बारे में बात की गई। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, सोशलिज्म के आधार पे थे। ओके। आर्टिकल नंबर 40, जिसमें कहा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। शुरुआत में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं था, ये तो बाद में दिया गया। उन्होंने शुरुआत में आर्टिकल नंबर 40 में जोड़ करके छोड़ दिया कि ऐसा कर लेना राज्य, तुम आप राज्य ऐसे कर लेना। तो भारत में हमारे राजस्थान में शुरुआत हो गई थी, शुरुआत 1958-59 में, लेकिन बाकी अलग अलग राज्यों में ऐसा नहीं हो पाया प्रॉपर वे में। तो फिर अपना 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया था। ओके। तो आर्टिकल नंबर 40 याद रखना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत याद रखना है। आर्टिकल नंबर 41, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन इनके रिलेटेड। तो इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन वाला जो आता है वो आर्टिकल अपना 41 में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद में 42 में प्रोविजन फॉर ह्यूमन वर्क कंडीशन फॉर मैटरनिटी रिलीफ्स, उसमें बोल दिया गया है कि भाई जहाँ पे भी आप कार्य करवाओ, जैसे नरेगा वाला कार्य चल रहा है, मनरेगा वाला कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे जो कार्य करने की कंडीशन होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 43, लिविंग वेजेज फॉर द वर्कर, जीने योग्य भत्ता मिलना चाहिए सबके लिए। आर्टिकल नंबर 43 है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका प्रबंधन में भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पे अभी बहुत बात चलती है तो याद रख लेना। आर्टिकल 44 ये समान नागरिक संहिता वाला है। आर्टिकल नंबर 45, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना राज्य। अब इसकी कोई महत्ता नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई कि अब इसको मूल अधिकारी बना दिया गया, तो डीपीएसपी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब कोई चीज़ मूल अधिकार में पहुंच गई तो वो तो जस्टिसिएबल है, वो तो 100% करनी ही पड़ेगी राज्य को। डीपीएसपी वाली है, इसको निर्देश दिए गए हैं राज्य को, तुम करने की कोशिश करना। अब देखो ऐसा है, कोई सवाल पूछेगा कि सर ये उसी समय क्यों ना फंडामेंटल राइट्स में ही क्यों नहीं डाल दिया गया ये सब। देखो हमारा भारत उस समय आज़ाद हुआ था, हमारे पास में ना तो प्रॉपर वे में उतने वित्तीय संसाधन थे, ना तो हमारे पास इतना पैसा था कि हर चीज़ को ही लागू करवा दें। ठीक है। जैसे बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना राज्यों के ऊपर छोड़ दिया, तो जब जब पैसा होता जाए करवाते जाओ। ठीक है। जीने योग्य भत्ता देना है तो पैसा होगा तभी दिया जा सकता है। अगला कि बोले सर आप जो ये बोल रहे हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, अब ग्राम पंचायत अब तो बहुत अच्छी लगती है कि चलो अच्छी बात किया, लेकिन उस समय क्यों नहीं बनाई गई? उस समय नहीं बनाने का एक सीधा सा कारण ये था कि नेहरू जी चाहते थे केंद्र मजबूत होना चाहिए। हम पिछले 200-250 साल में अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की नीति थी उससे परेशान थे। अब गांव पंचायतों में ही उस तरीके से करने लग जाते, शायद गांव आपस में ही लड़ने लग जाते, उस टाइप का उनकी सोच में थी। तो वो चाहते थे डिसेंट्रलाइजेशन कम हो, सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो। तो ये नेहरू जी ने सही भी सोचा था। आज़ादी के बाद में केंद्र मजबूत होना जरूरी था। अब हम मजबूत हो चुके हैं केंद्र के रूप में, तो अब हम विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। उस समय ना तो लोगों के पास में एजुकेशन थी, लोगों के पास में शिक्षा थी ही नहीं, लोग जानते ही नहीं थी देश का मतलब क्या है, वो देश का डेफिनेशन भारत क्या है इसका मतलब ही नहीं जानते थे, बाउंड्रीज का मतलब नहीं जानते थे। तो उस समय जो है वो लोगों के पास में एजुकेशन नहीं थी और सरकार के पास में पैसा नहीं था, इसलिए ये डीपीएसपी दिए गए थे। ओके। उस समय चाहते तो आर्टिकल नंबर 44 में जो लिखा हुआ है समान नागरिक संहिता, सबके लिए, हिंदू मुस्लिम ईसाई सबके लिए समान नागरिक संहिता ला सकते थे, लेकिन डर था। डर क्या था कि भाई अगर अभी ले आएंगे तो अदर जो माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम ईसाई, ये थोड़ा सा जो है वो हाँ परेशान हो जाएंगे और ये थोड़ा विचलित हो जाएंगे और इन्हें लगने लग जाएगा कि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है और शायद हो सकता है गृह युद्ध की संभावना भी बनने लग जाए। तो इसे डीपीएसपी में डाल के छोड़ दिया गया, उन्हें बोल दिया गया जब तुम्हें सही लगे तब करवा देना, दैट्स इट। ओके। आर्टिकल नंबर 40, SC/ST के आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान का प्रावधान। 47 में टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स, अब ये बात लिखी गई कि मिड डे मील वाली परियोजनाएं चला देना, लोगों के लिए खाने की सुविधाएं देना, उनका पोषण का जो स्तर है उसे उच्च करने की कोशिश करना। 48 में कृषि एवं पशुपालन को संगठित करने का उन्होंने बोल दिया है। 48A में पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण की बात कही गई। 49 में ये लिखा हुआ प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, स्मारकों को संरक्षित करने का प्रावधान 49 में। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण और 51 में
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अब वैसे तो मेनली जो मैंने शुरुआत में आपको ओरिजिनल पेजेज में बताया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, वही याद कर लेना, वो काफ़ी है। ठीक है, तो लाइक ऐसा होता है कि बहुत बार सुप्रीम कोर्ट अब तो डीपीएसपी को भी लागू कराने के लिए बोल देती है ज़बरदस्ती कि भाई अब डीपीएसपी लिखे हुए हैं तो कुछ तो करवाओ इनके लिए। अब ऐसा हुआ कि कहीं पे भी गोवा में, मान लीजिए गोवा में अवैध खनन खानों को किसी पर्टिकुलर अपने खास खास लोगों को बांट दिया मंत्रियों के द्वारा। अब जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गई और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि भाई ये देखिए सर, ज़बरदस्ती अपने खास खास लोगों के लिए संपत्ति का वितरण किया जा रहा है, जबकि हमारे आर्टिकल नंबर 38 और 39 में लिखा गया है कि संपत्ति का वितरण और उत्पादन समान रूप से किया जाना चाहिए, लोगों के बीच में कोशिश ये करनी चाहिए। अब इन्होंने अपने खास लोगों के लिए बांट दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में जो खनन के लिए जो उन्होंने पट्टे जारी किए थे उन सबको खत्म करवा दिया था। जैसे 2G घोटाला, 2G घोटाले में और कोयला घोटाला, तो जितने भी स्पेक्ट्रम थे सबको खत्म करवा दिया 2G घोटाले में। कोयला में जितने भी खानों को लीज पे दिया गया था उनको खत्म करवा के ऑक्शन करवाओ, बोली लगवाओ, उठवाओ पैसे उठा के तब करवाओ, ऐसे नहीं अपने खास लोगों को दे दो, फिर तो आर्टिकल नंबर 38 और 39 का जो है वो उल्लंघन हो जाता है। तो इसके लिए भी लोग जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सरकारों को निर्देश देती है। तो आर्टिकल नंबर अपना यहाँ हुआ 51 तक, और 51A में अपना मूल कर्तव्य आते हैं। तो मूल कर्तव्य 11 हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, मैं ओवरव्यू में बोलूँगा। संविधान का पालन करना पहला, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजो के रखना। तो की पॉइंट आप याद रख लेना, राष्ट्रीय आंदोलन और उच्च आदर्श, ये की पॉइंट याद रख लेना। उसके बाद में अपने भारत की एकता अखंडता इसकी रक्षा करना, अक्षुण्ण बना के रखने को, सीधी सी बात है सीधा। उसके बाद में अगर आह्वान किया जाए, आपसे बोला जाए कि चलो भाई देश की सेवा, हमें बुलाया गया है सीमा पे, तो तुरंत आपको जाना है। राष्ट्र की सेवा आह्वान किए जाने पे आप जाएंगे। ओके, उसके बाद में समान भ्रातृत्व, आपको भाईचारा बढ़ाना है। ये मूल कर्तव्य हैं, ये लोगों के लिए मूल कर्तव्य संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए थे। इनका आप पालन नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जस्टिसेबल नहीं है। ये हमारे मूल कर्तव्य हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि मूल अधिकार हम ले तो रहें, तो साथ साथ में हम मूल कर्तव्यों को पालन करें। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। आप मूल कर्तव्यों को पालन करोगे तभी आपको मूल अधिकार मिलने चाहिए। वैसे तो मूल अधिकारों की गारंटी है, मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अधिकार ले रहे हो तो कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। ठीक है, तो बस नॉर्मल है, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में संस्कृति और गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को समझें, उसका संरक्षण करें। उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण करने की कोशिश करनी चाहिए। वन, झील, नदियाँ, वन्य जीव जो हैं इनकी रक्षा करने की कोशिश करनी चाहिए, इनका बढ़ाना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखनी चाहिए। उसके बाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सोच थोड़ी सी साइंटिफिक टेम्पर होनी चाहिए। अंधविश्वास नहीं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए। व्हाट्सएप में कुछ भी फॉरवर्ड होके आ गया, आपने मान लिया, थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या झूठ चल रही है, क्या गलत चल रहा है। थोड़ा सा आप वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से सोचिए। जरूरी नहीं जो व्हाट्सएप पे आ रहा है, जो आपके फेसबुक पे आ रहा है वही सच हो, थोड़ा सा सोच के देखिए। सार्वजनिक संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखना है, आपके लिए आपको सुरक्षित रखना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। उसके अलावा राष्ट्र निरंतर विकास करे और नई ऊंचाइयों पर ले जाए, तो आपको सभी क्षेत्रों में बढ़िया करने का प्रयास करना है, उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है हमेशा। ओके, और ये लास्ट वाला जो है, माता पिता या संरक्षक के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो उनके बालक हैं या उनके साथ में या उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको शिक्षा के अवसर देना चाहिए। तो ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें मूल अधिकार 21A जोड़ा गया था, साथ साथ में मूल कर्तव्य ये 11वां जोड़ा गया था। ओके, तो हमारे मूल अधिकार और डीपीएसपी और मूल कर्तव्य हुए। ठीक है, तो सिटीजनशिप में नागरिकता 5 तरीके से दी जा सकती है। आर्टिकल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि बर्थ के आधार पे, जन्म के आधार पे, रजिस्ट्रेशन के आधार पे, देशीकरण के आधार पे। देशीकरण मतलब कोई दूसरा राज्य अगर हमारे भारत में मिला लिया गया तो देशीकरण हो चुका है। और उसके अलावा क्षेत्र का अधिग्रहण करने के आधार पे। ओके, उसके बाद में 71, 75 ये तो बाद में आएंगे ही, तो थोड़ा सा ओवरव्यू में दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। संघ के मंत्रियों की संख्या जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसा 75(1)A में लिखा हुआ है। इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, 124 सुप्रीम कोर्ट की है, और 214 हाई कोर्ट का प्रावधान है। ठीक है, ओके, 123 है और 123 जो है वो राष्ट्रपति की है, और उसके अलावा राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 है। ओके, उसके बाद में आगे
उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए 141 वाला जो है वो जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह मशवरा ले सकता है, ठीक है। और उसके बाद में 141 है। आर्टिकल नंबर 123 ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 124 सुप्रीम कोर्ट और 214 हाई कोर्ट, ठीक है। उसके अलावा 143 ये राष्ट्रपति की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की। और 141 क्या है, ये लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट्स, ये आगे भी आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्लेयर कर दिया है किसी लॉ के बारे में, तो वो बाकी सभी जो न्यायालय हैं, नीचे वाले न्यायालय, उनको मानना पड़ेगा। 215 में उच्च न्यायालय जो है वो रिकॉर्ड न्यायालय होता है वो, ठीक है। अब बाकी सब इंपॉर्टेंट हैं ही, उनमें देख लेंगे। और 300A में राइट टू प्रॉपर्टी है। 341-42 में ये SC और ST के लिए कुछ प्रावधान है। और ये अपना 352, 56 और 60 ये अपने इमरजेंसी वाले प्रावधान है। 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, अभी पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। 110 धन विधेयक का है। 112 जो अपना एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है अपना बजट का, वार्षिक वित्तीय विवरण का है। और 143 राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट सलाह वाला अनुच्छेद है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 2 मैंने जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कवर कराई हैं। अब मैं आपके लिए इसी में यहाँ पे वो जोड़ देता हूँ जिसमें हमें प्रमुख जो अनुच्छेद हैं उनको रिवाइज करना है। ओके, मैं आपको उन प्रमुख अनुच्छेदों को रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। इस बार थोड़ा हम फास्ट कराएंगे। सो स्टार्ट करें। भाग 1 जिसमें अनुच्छेद 1 अपने संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण करना, उससे रिलेटेड। 5 में संविधान के समय नागरिकता 5 तरीके से, ठीक है। वंश के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, ठीक है, और राज्य अधिकरण के आधार पे 5 तरीके से। और उसके बाद में आर्टिकल में लिखा हुआ 8 में संसद जो है वो नागरिकता के रिलेटेड कानून बनाएगा। उसके बाद में मूल अधिकार अभी जस्ट देखे तो उनको रिवाइज करने की यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताऊँ 13 और 14, 15, अच्छा वो तो आपको ध्यान रहा होगा ना, कौन कौन से जो हैं वो 15, 14, 15, 19, 29 और 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ओके, ये ध्यान रख लेना है। ओके, देन DPSP अभी देखा, ठीक है। तो DPSP में आप 39A और 39B ये ध्यान रख लेना है। 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। 39B संसाधन एवं संपत्ति का समुचित जो है वो वितरण किया जाएगा। 40 ग्राम पंचायतों वाला है। 41 जो है वो काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली बात कही गई है। 48A में पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव की रक्षा करनी है, आपका सवाल। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ओके, ये राज्यों के लिए बोला गया। 51A में 11 मूल कर्तव्य दिए गए थे। उसके बाद में 52 में और 63 में और 74 में मैंने आपको बताया था। 52 में प्रेसिडेंट है, 63 में वाइस प्रेसिडेंट है और 74 में प्राइम मिनिस्टर है। और 75 में मंत्रिपरिषदों की संख्या कितनी होगी इसके बारे में बात की गई है। और PM की नियुक्ति कैसे की जाएगी ये 75 में की गई है। संख्या जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। ये केंद्र के लेवल पे भी होता है, राज्य के लेवल पे भी होता है। मान लीजिए कि हमारे राजस्थान में 200 MLA चुन के आते हैं तो अधिकतम 15%, 200 का 15% हुआ 30, तो 30 मंत्री से ज़्यादा हो नहीं सकते। दैट्स इट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। 79, 80 और 81 सरला वाला सूत्र है। संसद, राज्यसभा और लोकसभा आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 के हिसाब से की जाएगी। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है। सुप्रीम कोर्ट की बात 124 में है। ओके, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की राष्ट्रपति की शक्ति 143 में है। कैग के बारे में 148 में लिखा हुआ। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। ओके, उसके बाद में 165 में राज्य का महाधिवक्ता है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान है। और 215 में हाई कोर्ट है जी रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में रहता है अभिलेख न्यायालय। 226 हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति है। 239A दिल्ली से रिलेटेड है। और उसके बाद में 243 का आपको पता ही है। 243A से लेके और O तक जो है वो अपनी पंचायतें हैं। और P से लेके ZG तक नगर पालिका हैं। और ZH से लेके ZT तक जो है वो सहकारी समितियाँ हैं। ओके, उसके बाद में संघ और राज्य क्षेत्र के बीच में 245 से 263 वाले अनुच्छेद हैं, जिनमें थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान जो है वो 263 के अंदर है। 263
ठीक है। 249 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर राज्य सूची के विषय पे अगर राष्ट्रहित में अगर कानून बनाना है तो संसद बना सकती है। ओके, फिर उसके बाद फाइनेंस से रिलेटेड है, इसमें वित्त आयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। 267 में अपना आकस्मिकता निधि या कंटिजेंसी फंड के बारे में बात की गई है और 280 में वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। 300A काफ़ी बार बोल दिया मैंने आपके लिए। ओके, जो अपना संपत्ति का अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है। उसके अलावा 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ये अपना भाग 14 है, उसके अंतर्गत आ रहे हैं। 308 से लेकर 323 तक के अनुच्छेद उनमें। 315 में यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बात की गई है और 323A में प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। ओके, उसके बाद में निर्वाचन से रिलेटेड 324 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 326 वैध मताधिकार का अधिकार देता है। ओके, एंड देन SC ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। तो 330 में लोकसभा में जो SC ST उनके लिए रिजर्वेशन, 332 में राज्य विधानमंडल में SC ST के लिए रिजर्वेशन, उसके अलावा 331 में और 333 में एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान था, जिसे अभी खत्म कर दिया गया है। ओके, एंड 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। उसके बाद में राजभाषा की बात करें तो 343 जो है वो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की होगी। 15 साल के लिए प्रावधान था। उसके बाद में राजभाषा आयोग बनेगा, वो जैसा बोलेगा वैसा वैसा कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि हिंदी और इंग्लिश को रखो साथ साथ में और कंटिन्यूस अभी तक चला रहा है। लेकिन संविधान 343 राजभाषा हिंदी एंड लिपि देवनागरी। ओके, आपात उपगण 352, 356 और 360। ठीक है। उसके अलावा संविधान संशोधन 368, बार बार मुझे चेंज करना पड़ेगा, संविधान संशोधन 368। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। आई विश कि आपको ये वाला पार्ट 2 समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो बात करेंगे अपने कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका में हम पहले केंद्र के लेवल पे देखेंगे। केंद्र के लेवल पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद, एंड देन उसके साथ में कैग भी देख लेंगे। एंड उसके अलावा फिर हम राज्य वाली कार्यपालिका भी देखेंगे। तो राज्यपालिका में अपना राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ये रहेंगे। तो आई विश ये आपको समझ में आया होगा। लेट्स मीट इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।